नमस्कार, मैं मानसी तोमर और आप देख रहे हैं ताज़ा दृष्टिकोण। हम हाजिर हैं एक बार फिर देश और दुनिया की नई और ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हुए हंगामे की और किस तरह आर्टिकल 370 के मुद्दे को बीजेपी भुना रही है महाराष्ट्र चुनावों में भी। साथ ही बात करेंगे यासीन मलिक की पत्नी की राहुल गांधी को की गई पेशकश के बारे में। फिर हम चलेंगे चुनावी राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड पर, जहां इस समय चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों पर हैं, और बात करेंगे कि किस नेता ने क्या बयान दिया है झारखंड या महाराष्ट्र में। फिर बात करेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की, जिनका आज आखिरी कार्य दिवस था। सीजेआई की आखिरी स्पीच की बात भी हम करेंगे। फिर चलेंगे हिमाचल और देखेंगे कि कैसे समोसे ने हिमाचल की राजनीतिक प्याली में कर दिया है एक तूफान खड़ा। और सबसे आखिर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की महिला कमीशन की तालिबानी सिफारिशों के बारे में, जिनका ख्याल है कि पुरुषों को ना तो महिलाओं के बाल काटने चाहिए और ना ही कपड़े सिलने चाहिए। जानेंगे और क्या क्या है इस अजीबोगरीब सिफारिशी प्रस्ताव में। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर से भारी हंगामा हुआ, जब विशेष राज्य दर्जे और धारा 370 को बहाल करने के प्रस्ताव को लेकर भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भाजपा के विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की और यह मुद्दा उठाया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम रथार के निर्देश पर 12 भाजपा विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया, जब वे सदन के बीचों बीच घुस आए और नारेबाजी करने लगे। उनके बाहर किए जाने के बाद 11 अन्य भाजपा विधायक भी विरोध के रूप में सदन से बाहर चले गए। इससे पहले अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख, जो बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं, उन्हें भी विधानसभा से बाहर कर दिया गया था। शेख ने आरोप लगाया कि विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच एक फिक्स मैच चल रहा है, जिसमें सिर्फ उन्हीं विधायकों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है जो आर्टिकल 370 के हटाने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शेख ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव केवल एक आंखों का धोखा है और इससे कोई वास्तविक बदलाव नहीं होगा। शुक्रवार को जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक साजिद लोन और पीडीपी के पुलवामा विधायक वाहिद परा ने एक पोस्टर दिखाया जिसमें आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की गई थी। इससे भाजपा के विधायक नाराज हो गए और उन्होंने विधानसभा की मेजों पर खड़े होकर विरोध किया। इस बीच खुर्शीद अहमद शेख भी विधायकों का समर्थन करते हुए सदन के वैल में चले गए, जिससे उन्हें मार्शल्स ने बाहर कर दिया। गुरुवार को भी विधानसभा को इसी मुद्दे पर स्थगित कर दिया गया था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र चुनावों में एक रैली के दौरान जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला किया है। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र को जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस की साजिशों को समझना चाहिए। देश इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब तक मोदी है, कांग्रेस कश्मीर में कुछ नहीं कर पाएगी। केवल भीमराव अंबेडकर का संविधान वहां चलेगा। कोई ताकत धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि वे पाकिस्तान का एजेंडा यहां ना लाएं और कश्मीर के लिए अलगाववादियों की भाषा का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक जिन्होंने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में इस प्रस्ताव का विरोध किया था, उन्हें विधानसभा से बाहर कर दिया गया। कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है, लेकिन इसने अपने चुनावी अभियान में आर्टिकल 370 की बहाली का वायदा नहीं किया है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में शामिल होने से भी परहेज किया, क्योंकि एनसी ने अपने घोषणा पत्र में धारा 370 की बहाली की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को महाराष्ट्र चुनावों में केंद्रीय बना दिया है, यह कहते हुए कि अगर धारा 370 बहाल होती है तो जम्मू और कश्मीर में SC, ST और OBC समुदाय को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाएगा और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। साथ ही अमित शाह ने भी महाराष्ट्र की एक चुनाव रैली में संबोधित करते हुए 370 के बारे में बोला और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया था कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। आज मैं इस बात को संभाजी महाराज की धरती पर कह रहा हूं, शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आए, हम आर्टिकल 370 को कभी वापस नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान से कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मिशेल मलिक ने एक पत्र के जरिए राहुल गांधी से यासीन मलिक मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है और कहा कि कश्मीर में स्थायी शांति बनाने में
यासीन मलिक भूमिका निभा सकते हैं। मिशेल हुसैन मलिक, जो कश्मीर मुक्ति मोर्चा JKLF के नेता यासीन मलिक की पत्नी है, उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे जम्मू और कश्मीर में शांति लाने में उनके पति की भूमिका पर संसद में बहस शुरू करने का आग्रह किया। मिशेल मलिक, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मानवाधिकार और महिलाओं के सशक्तिकरण मामलों में सहायक रह चुकी हैं, उन्होंने दावा किया कि यासीन मलिक की कश्मीर में शांति प्रक्रिया में भागीदारी महत्वपूर्ण है और जेल में उनके साथ हो रही क्रूरता के कारण उनकी सेहत बिगड़ रही है, जिस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। यासीन मलिक, जो कश्मीर में प्रमुख अलगाववादी नेता हैं, उन्होंने NIA के उनके मौत की सजा की अपील को चुनौती दी है। यासीन मलिक ने कई साल पहले हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाया था और यह बदलाव कई लेखकों और शांति समर्थकों द्वारा स्वीकार किया गया है। यासीन मलिक की पत्नी ने यह भी बताया कि वह 2 नवंबर से जेल की क्रूर परिस्थितियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है, जो उनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग कश्मीर में निर्देशक की हत्या में शामिल थे, वही आज राहुल गांधी से समर्थन मांग रहे हैं और वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हम चलेंगे महाराष्ट्र की तरफ, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपनी मुहिम की शुरुआत धुले में एक रैली से की, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर SC, ST, OBC समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है, ताकि ये समुदाय एकजुट न हो पाए और अपनी सामूहिक ताकत का एहसास न कर सकें। मोदी ने कहा, कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा इन समुदायों के लिए आरक्षण का विरोध करती आई है और उनका इतिहास इसे दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने पार्टी के खिलाफ अपने बयान में कहा कि पार्टी कभी भी दलितों, पिछड़ी जाति और आदिवासियों की प्रगति नहीं देख सकती। उन्होंने कांग्रेस के नेता जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए बताया कि सभी ने इन समुदायों के लिए आरक्षण का विरोध किया है। मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि कांग्रेस का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संघर्षों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी को भी निशाने पर लिया और कहा कि यह गाड़ी बिना पहियों और बिना ब्रेक की तरह है। प्रधानमंत्री ने महायुति गठबंधन की ताकत का हवाला देते हुए कहा कि केवल यह गठबंधन महाराष्ट्र को विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ा सकता है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में 25,000 महिला कर्मचारियों को भी भर्ती करने का वायदा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा कि राज्य में प्रगति जारी रहेगी और उन्होंने महायुति गठबंधन से दोबारा चुनने की अपील की। महाराष्ट्र चुनावों में धारावी पुनर्विकास परियोजना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने वायदा किया है कि सत्ता आने पर वह इस परियोजना को रद्द कर देंगे। ठाकरे का कहना है कि यह परियोजना मुंबई पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए MVA पर आरोप लगाया कि वे हमेशा विकास योजनाओं को रोकते हैं और उनकी सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति को आवास देना है। शिंदे ने यह भी दावा किया कि MVA केवल उन योजनाओं की नकल कर रही है और जनता ने महायुति के पक्ष में अपना निर्णय ले लिया है। विपक्ष ने परियोजना को अडानी को फायदा पहुंचाने वाला घोटाला बताया, जबकि शिंदे के समर्थक इसे व्यक्तिगत अहंकार से प्रेरित कदम मानते हैं। धारावी पुनर्विकास परियोजना जो 2004 से प्रस्तावित है, अब चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज झारखंड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। सिमडेगा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने जल, जंगल, जमीन की रक्षा की बात की और बीजेपी को आदिवासियों की भूमि का शोषण करने का दोषी ठहराया। गांधी ने कहा, बीजेपी का मानना है कि जमीन, जंगल और पानी उनका है और वे विकास के नाम पर आदिवासियों की भूमि छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासी अधिकारों के खिलाफ बीजेपी के एजेंडे की आलोचना की और संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के तहत उनका उद्देश्य इसे बचाना है। उन्होंने घोषणा की कि यदि उनका गठबंधन सत्ता में आता है तो वे 50% आरक्षण की सीमा को हटाएंगे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाएंगे। गांधी ने जाति आधारित जनगणना को भी जरूरी बताया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी, दलित और OBC वर्गों की भागीदारी
राष्ट्र निर्माण में ठीक ढंग से हो रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वह मणिपुर में हो रही हिंसा पर चुप हैं और बड़ी कंपनियों के कर्ज माफ करने के बजाय आम लोगों की का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी चाहती है देश कुछ लोगों द्वारा चलाया जाए, जबकि हम चाहते हैं कि 90% लोग इसे चलाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें CJI के रूप में शपथ ली थी, आज अपने कार्यकाल के अंतिम दिन न्यायपालिका को अलविदा कह चुके हैं। 2 साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सजे हुए न्यायपीठ से अपना विदाई संदेश दिया और यह स्वीकार किया कि अब वे देश के शीर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, कल से मैं न्याय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में एक घटना साझा की, जब उन्होंने अपने रजिस्ट्रार से पूछा था कि क्या समय पर 2 बजे समारोह शुरू करना उचित होगा। DY चंद्रचूड़ ने बताया कि मैंने सोचा कि इससे लंबित मामलों को निपटाने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर यह सवाल भी आया कि क्या कोई वास्तव में शुक्रवार को 2 बजे यहाँ होगा। उन्होंने अपने करियर पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की भूमिका को तीर्थयात्रियों के समान बताया, जो हर दिन अदालत में आने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। हमारा काम एक मामले को बना या बिगाड़ सकता है, उन्होंने कहा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अदालत में दिए गए ऐतिहासिक फैसलों और उसमें योगदान देने वाले महान न्यायाधीशों का भी उल्लेख किया और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपनी जगह लेने के लिए पूरी तरह सक्षम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैंने कभी किसी को अदालत में दुख पहुंचाया हो तो कृपया मुझे माफ करें। इस संदर्भ में उन्होंने जैन शब्द मिच्छामि दुक्कडम का उदाहरण दिया, जिसका अर्थ होता है मेरे सभी पापों को क्षमा किया जाए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। उन्होंने संविधान पीठ का नेतृत्व करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय को सही ठहराया, जिससे जम्मू और कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। इसके अलावा उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। समलैंगिक विवाहों को लेकर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने से इनकार किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि LGBTQ समुदाय को समान अधिकार और गरिमा के साथ जीने का हक है। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल सिर्फ फैसलों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और समावेशी बनाने के लिए भी कई पहलें की। उन्होंने मिट्टी कैफे की स्थापना की, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार और सशक्तिकरण का एक मंच बन गया। उन्होंने महिला वकीलों के लिए एक समर्पित बार रूम भी स्थापित किया और कोर्ट परिसर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी कई परियोजनाएं शुरू की। अपने विदाई समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को न्यायपालिका के रॉक स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी निष्पक्षता की सराहना करते हुए कहा कि उनके फैसलों में हमेशा ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता रही। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को असीम धैर्य वाला व्यक्ति बताया। हिमाचल प्रदेश में समोसे की प्लेट गायब होने से राजनीतिक भूचाल आ गया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समोसे गायब होने को लेकर अचानक एक विवाद उत्पन्न हो गया। यह घटना शिमला में स्थित CID मुख्यालय में 21 अक्टूबर को हुई। शुरू में यह एक मामूली घटना थी, लेकिन समोसा गायब होने के बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक तूफान में बदल गया, जिससे आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी होने लगी। घटना तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री के लिए मंगाए गए समोसा समेत स्नैक्स का बॉक्स गायब हो गया। इसके बाद यह आरोप लगे कि CID ने समोसा गायब होने की जांच शुरू कर दी है। हालांकि CID के निदेशक संजीव रंजन ओझा ने साफ किया कि कोई औपचारिक जांच शुरू नहीं की गई थी। ओझा ने कहा कि यह सिर्फ एक आंतरिक मामला था, जिसमें अधिकारियों ने चाय पीते समय यह पूछा कि स्नैक्स के बॉक्स का क्या हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी जांच के आरोपों को खारिज किया, इसे CID का इंटरनल मैटर करार दिया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह इस मामूली घटना को राजनीति में घसीट रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी राज्य सरकार की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा उठा रही है।
जब यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा तो बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने इस घटना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार को समोसों के बजाय राज्य के विकास की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने भी सवाल उठाया कि राज्य सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि समोसे जैसी छोटी छोटी घटनाओं पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार समोसे एक 5 सितारा होटल से मंगाए गए थे और यह मुख्यमंत्री के स्टाफ के लिए थे। हालांकि यह सामने आया कि समोसा अधिकारियों ने खा लिया और वह सीएम तक पहुंचा ही नहीं। सीआईडी की जांच में यह पाया गया कि समोसे और अन्य स्नैक्स आईजी के कमरे में बैठे अधिकारियों को दे दिए गए थे और मुख्यमंत्री जहां थे वहां नहीं पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस मामले में कथित दुर्व्यवहार के लिए कोई समिति गठित की गई है। हालांकि यह विवाद बढ़ता रहा और बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाना जारी रखा। यह समोसा विवाद राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर एक बड़े विवाद के रूप में आ चुका है, खासकर तब जब हिमाचल प्रदेश को प्रशासनिक फैसलों के कारण आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठा रही है और यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार राज्य की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान दे रही है। अंत में समोसे के गायब होने से शुरू हुआ यह मामूली मामला अब एक राजनीतिक तूफान बन चुका है और राज्य सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महिला आयोग द्वारा दिए गए तालिबानी फरमान की तरफ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए हैं। ये प्रस्ताव 28 अक्टूबर की एक बैठक में चर्चा में किए गए थे और अब इन्हें राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि उन्हें लागू किया जा सके। और इन प्रस्तावों में शामिल है पुरुष दर्जी और नाई से महिलाओं के बाल काटने और नाप ना लेने की पाबंदी, महिलाओं के जिम में महिला ट्रेनर्स की नियुक्ति अनिवार्य, जिम ट्रेनर्स का पुलिस सत्यापन अनिवार्य, पुरुष ट्रेनर्स के साथ प्रशिक्षण के लिए महिलाओं से लिखित सहमति की आवश्यकता, लड़कियों को स्कूल भेजने वाली बसों में महिला स्टाफ की नियुक्ति, कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना, महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति स्कूल बसेस में और बुटीक्स में, महिला कपड़ों की दुकान में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति। इसके अलावा शामली जिले में इन सुरक्षा दिशा निर्देशों को लागू किया जा चुका है, जिसमें महिलाओं के जिम, नाट्य और योग केंद्रों में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बुटीक और दर्जी की दुकानों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति शामिल है। यह कदम महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर एक कोऑपरेटिव माहौल बनाने के नाम पर दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के लागू होने से उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार होगा, ना कि एक सेपरेशनिस्ट माहौल। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुनाया है। अपने इस फैसले के दौरान उन्होंने 1967 में सुप्रीम कोर्ट के ही दिए गए एक पुराने फैसले को पलट दिया है। यह फैसला एस अजीज बादशाह वर्सेस इंडियन यूनियन केस के दौरान सुनाया गया था और इस फैसले में कहा गया था कि क्योंकि एएमयू को एक संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हालांकि इस फैसले ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया है और इस संस्थान को अल्पसंख्यक है या नहीं यह तय करने की जिम्मेदारी उन्होंने एक दूसरी बेंच के ऊपर छोड़ दी है। उस बेंच का गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आर्टिकल 30 के ऊपर भारत में एक पुरानी बहस जो चलती आ रही है उसके दोबारा से उठ खड़े होने की संभावना है। एएमयू को 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के द्वारा स्थापित किया था। 1920 में अंग्रेजों ने इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत एक यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। उसके बाद 1951 में एक संशोधन के दौरान इस कॉलेज से धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। ये जो संशोधन था उसे एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान होने से एक दूसरे रास्ते की तरफ जाने के रूप में देखा गया, लेकिन 1981 में दोबारा संशोधन किए गए और उन संशोधनों के द्वारा इसका जो एएमयू का अल्पसंख्यक कैरेक्टर है उसे दोबारा से वापस लाने की कोशिश की गई।
1981 में किए गए इन संशोधनों को 2006 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और तब से यह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक 4-3 के निर्णय से अपने पुराने फैसले को पलटकर एएमयू के दोबारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किए जाने की संभावना को जिंदा कर दिया है। 1967 के अपने फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एक शैक्षिक संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ इसलिए खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है या गैर अल्पसंख्यक व्यक्तियों द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसका नेतृत्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया और उन्होंने मेजॉरिटी का डिसीजन भी लिखा है। उन्होंने कहा कि संस्थान की उत्पत्ति अर्थात इसे किसने स्थापित किया है अल्पसंख्यक कैरेक्टर को निर्धारित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस फैसले ने एएमयू के विशेष अल्पसंख्यक दर्जे पर अंतिम निर्णय एक दूसरी बेंच को सौंप दिया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के मेजॉरिटी वाले मत में इस बात पर जोर दिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा स्थापित एक यूनिवर्सिटी इसके बाद इसे एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिए जाने के बावजूद अपने माइनॉरिटी स्टेटस को बनाए रख सकती है। इस फैसले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है, यह बात कोर्ट ने बहुमत से कही है कि 1875 में मुस्लिम समुदाय द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किए जाने से इसके अल्पसंख्यक दर्जे का आधार बनता है। दूसरी चीज कोर्ट ने कही है कि किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित संस्थान को केवल उस अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है या अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा शासित होना आवश्यक नहीं है। इस निर्णय में इस बात को रेखांकित किया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थान में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का होना इसके अल्पसंख्यक दर्जे के विपरीत नहीं है। मेजॉरिटी के मत के अनुसार किसी भी इंस्टीट्यूशन का वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सरकारी विनियमन अपने आप में उसके माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म नहीं करता। जब तक कि यह विनियमन संस्थान के आर्टिकल 30 के तहत बुनियादी अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक इसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करने की परमिशन दी जा सकती है। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आर्टिकल 30 उन संस्थानों पर भी लागू होता है जो संविधान के लागू होने से पहले स्थापित किए गए थे। और निर्णय में यह भी कहा गया है कि किसी संस्थान के प्रशासन में सरकारी सहायता और हस्तक्षेप उसके माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म नहीं करता, बशर्ते ही यह जो सरकारी हस्तक्षेप है वह संस्थान के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें बाधा ना डाले। इस फैसले में 3 डिसेंट वोट्स थे। असहमति देने वाले न्यायाधीशों के नाम है जज सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एससी शर्मा। उन्होंने इस निर्णय के कुछ पहलुओं पर कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तर्क दिया है कि अल्पसंख्यक दर्जे के लिए संस्थान की स्थापना और संचालन दोनों का अल्पसंख्यक समूह द्वारा होना आवश्यक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि गैर अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा एएमयू का संचालन उसके अल्पसंख्यक होने के दावे को कमजोर करता है।